एक ऐसा समय आया कि दिन में इतनी धुन लगी कि बस जीवन में पढ़ना ही है और कुछ करना ही नहीं, बस रात दिन पढ़ना, ना खाने का कोई टाइम ना पीने का कोई टाइम। परिणाम ये निकला कि दिल्ली के अंदर आईएएस मेंस के टाइम में मेरे बड़ी आंत डैमेज हो गई, बड़ी आंत डैमेज हो गई और मेंस से 3 महीने बचे। हम एम्स में अपॉइंटमेंट लिया दिल्ली के अंदर, और डॉक्टर ने जाते क्या बोला, डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं साहब मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर एजेड भी थे, 55 साल के थे। उसने कहा बेटा कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो एक्सेप्ट कर। मैं क्या हुआ सर? तो क्या आप अब ऐसी बीमारी में जा चुके हैं कि ये बीमारी आपको जीवन भर नौकरी करने नहीं देगी। मैं मतलब ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिकल में लाइफ टाइम रहने वाली है, और इस नौकरी के साथ आप सिविल सर्विसेज की नौकरी नहीं कर सकते। बेहतर है आप एजुकेशन की तरफ मुड़ जाओ। मुझे बड़ा घमंड था अपनी हेल्थ पर कि मेरे को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत फिट था। क्योंकि उससे 4 महीने पहले असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दे के आया था एसी का, जिसमें 60 किलो भार, बेस्ट एथलीट, सारा कुछ अच्छा करके आया था। तो मुझे लगता था कि मेरी हेल्थ को कभी कुछ हो नहीं सकता था। और स्थिति ये हुई कि 6 महीने के भीतर वो 60 किलो का भार 43 केजी पे आया, 43 किलो पे। वो 15 का हीमोग्लोबिन 7.5 पे आया, और अस्पताल में जाके डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं बहुत गंदी स्थिति से गुजरा, और अभी भी यही चल रहा है। 16 साल से बीमारी चल रही है। हर दिन ये सोचता हूं कि काश ग्राउंड नहीं छूटते, ग्राउंड में खेलते रहते 1-2 घंटे डेली और पढ़ते रहते, तो ये स्थितियां कभी नहीं आती। इसलिए मैं स्टूडेंट को डेली कहता हूं कि बहुत पढ़ाई करिए, लेकिन साथ साथ में डेली 1-2 घंटे ग्राउंड में दीजिए। पैदल चलिए, दौड़िए, भागिए, कोई न कोई गेम्स में एक्टिविटीज करते रहिए, फिर पढ़िए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप देख लेना कि आपको अपने आप में अंतर महसूस होने लगेंगे। क्योंकि हेल्थ को दांव पे रख के आप नौकरी लग भी गए ना, तो फिर आगे की पूरी जिंदगी हेल्थ सुधारने में जाएगी। आप अपनी नौकरी के आनंद नहीं ले पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना कहीं जा पाओगे। बस सैलरी लोगे और सैलरी है वो घर वाले खाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। सुबह उठा, राहुल के सर चाय बना, तो मैंने कहा चाय नहीं पीता। तो सर दूध लो, मैं दूध नहीं पीता। कॉफी बना, तो मैं कॉफी नहीं पीता। खाने में सिर्फ दाल रोटी खाता हूं। हलवा बना, तो मैं हलवा नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सब डॉक्टर ने बंद करवा रखा है। यात्रा करनी है तो कार से जाओ, बस में नहीं जा सकता। ये सब्जी नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, वो नहीं पी सकता। अब क्या खा सकता वही लिस्ट है, बाकी सब नहीं खाना है। तो मुझे बताओ कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो, आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जा नहीं सकते हो, 2 लाख रुपए क्या काम के बताओ? उसके मजे तो कोई और ले रहा है। इसलिए अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी नौकरी सच में कोई काम की नहीं है। इसलिए इन हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बैलेंस बना के चलो। आप खूब पढ़ो। आप ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं है, खूब पढ़ो। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़िए, लेकिन साथ में 1-2 घंटे आप बढ़िया एक्टिविटी कर लीजिए। पानी पिला दो। 1-2 घंटे आप एक्टिविटी कर लो, तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और हेल्थ के साथ अगर आप काम करोगे तो ठीक, तो उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं इन चीजों से गुजरा हूं। आज भी ये स्थिति होती है कि सुबह शाम 3 टैबलेट के साथ में दिन शुरू होता है, और 1 टैबलेट के साथ में रात को सोना होता है। हर दिन 3 से 4 टैबलेट खाते हैं, तब दिन गुजरता है। आपको मेरी लाइफ बड़ी शानदार लग रही होगी कि यार क्या मस्त है, एकदम छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गए, गाड़ियां वगैरह, घर वर, इतनी बच्चे पसंद करते हैं, पढ़ाते हैं, पैसे वैसे कोई कमी नहीं है। ये तो है बाहर की जिंदगी जो आपको दिख रही है। इसके पीछे की जिंदगी ये है कि 4 टैबलेट्स खाओ, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है, और
बड़ी नियमित सी लाइफ है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है, साथी सब मजे से खा रहे हैं, मैं बैठा हूँ पास में देख रहा हूँ। ये है असल जिंदगी जो आपको दिखती नहीं है, जिससे मैं होकर गुजरता हूँ। और मुझे जब हेल्दी लोगों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या ये होती है कि ये लोग बड़े आनंद ले रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में अच्छा भी लगता है कि कम से कम ये हेल्दी तो है, जीवन तो जी रहे। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता में रखें, दूसरे नंबर पे स्टडी को रखें, तीसरा कोई काम ही नहीं करना है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा आरपीएससी की उस पीडीएफ लिस्ट में जब नाम आएगा तो सत्यन बता सकता है कितनी खुशी होती है। पहली बार लिस्ट में नाम आया तो कैसा लगा था? ऐसे लगा जैसे क्या हो क्या गया, मतलब किसी और से दिखवा लेता हूँ, सर मेरा ही है ना ये रोल नंबर। हिंदी का रिजल्ट आया तो रात को 10-11 बजे एक बच्चे का मैसेज आया, सर आप सर अभी जग रहे हो? मैंने कहा हाँ। हिंदी का नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का था। रात को 11-11:30 बजे रिजल्ट आया। मैं कहा बेटा जग रहा हूँ। तो सर रिजल्ट आया और मेरे रोल नंबर देखो ना आप। तो मैंने कहा ये ठीक हिम्मत करके बोला है बच्चा, मैं देखता हूँ ना रोल नंबर ला। तो रोल नंबर दिए, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, देखा तो उसका सिलेक्शन हो रखा। तो मैंने कहा बेटा बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। तो सर हो गया है ना, कंफर्म हो गया? मैं कहा कंफर्म हो गया। आपने नहीं देखा सर? मैंने देखा पर यकीन नहीं हो रहा है कि क्या पता मेरा है कि नहीं। आप देखोगे तो सर बहुत सही देखोगे। इसलिए मैं आपसे एक बार और चेक करवाना चाह रहा हूं, फिर मैं मेरे मम्मी पापा को फोन करूंगा कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दो। मैंने कहा बेटा हो गया है और आप एंजॉय कीजिए। अब वो फोन पे रोने लग गया, मतलब वो फपक फपक के रोते हैं ना कोई, ऐसे मतलब जिसको खुशी के गजब भावनाएं कंट्रोल की हुई हो कई सालों से। 2 मिनट रोने लगा। मैंने कहा बेटा थोड़ा शांत हो जा। और फिर उसके बाद में 2-5 मिनट सर आपका, मेरे को बहुत सारे धन्यवाद बोले। और फिर उसके बाद घर पे, परिवार पे उसने अपना फोन वोन शुरू किया। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती जिस दिन उस पीडीएफ में नाम आता है। जब आरपीएससी की या यूपीएससी की पीडीएफ खुलती है, मेरे छोटे भाई का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, उसने कहा मुझे भैया आरएस की तैयारी करनी है। मैंने कहा कर बेटा, सपोर्ट मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रियल छोटा भाई 8-10 महीने बढ़िया मेहनत की। जैसा मैंने कहा किताबें बता दी मैंने कहा बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, और इसको इतना तरीके से पढ़ना है कि ये न लगे कि आधी अधूरी पढ़ाई हो गई। और तीसरा हेल्थ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना है। 7-8 महीने पागलों की तरह पढ़ाई करी। और आरएस के अंदर मेंस हुआ, इंटरव्यू के लिए मैंने प्रॉपर गाइड किया, सारी चीज़ें बताई, इंटरव्यू दे के आया। अब रिजल्ट का समय आया, अब रिजल्ट आने वाला था। इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू के बाद में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो मेरे को कहा कि आज मेरे भाई साहब रिजल्ट आने वाला है रात को। तो मैंने कहा भाई मैं भी जगूंगा, रिजल्ट तेरा आ रहा है आरएस का, तेरा पहला ही पेपर है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रिजल्ट आया नहीं, 11:30 बजे रिजल्ट नहीं आया। मेरे को तो नींद आने लगी। मैंने कहा भाई मैं तो सोता हूँ। वो खुद जयपुर था। 2-1 बजे उसका, 1:30-2 बजे उसका फ़ोन आया। तो मेरा फ़ोन तो पिछले 5 साल से साइलेंट ही है। 5 वर्षों से मेरा फ़ोन साइलेंट ही है। आज तक मैंने फ़ोन को साइलेंट मोड से निकाला ही नहीं है। क्योंकि क्लास में जाता हूँ तो बच्चों के सामने फ़ोन साइलेंट रहता है, कोचिंग में जाता हूँ तो भी फ़ोन साइलेंट रहता है, जनरली जेब में ही रहता है, साइलेंट ही रहता है। मैसेज का रिस्पॉन्स ज़रूर कर लेता हूँ। मेरा फ़ोन साइलेंट था तो घर के फ़ोन पे फ़ोन आया। 2-3 बार कंटिन्यू आए तो बच्चे उठ गए। उन्होंने कहा कि फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा था। मैंने रिजल्ट आया होगा तो मैंने उठाया, उठाते बोले कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और ऐसे करते करते वो भावुक हो गया। मैंने कहा पागलों की तरह क्या रो रहा है, खुश है? तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी 245वीं रैंक आई है और मुझे यकीन नहीं मेरा आरएस में हो गया। फिर मम्मी पापा को फ़ोन किया, वो तो जग रहे थे, उनको तो नींद ही नहीं आई थी, मैं तो फिर भी सो गया था। अब उस रिजल्ट को जानने के बाद में कई दिनों तक मैं भी खुश रहा, हमारे खुश सबके आंसू आ गए आंखों में। क्यों? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए नौकरी कितनी ज़रूरी होती है, इसकी कल्पना आप से अधिक आपके माँ बाप करते हैं।
आपके अंदर आपके माता पिता वो उम्मीद देखते हैं कि हमारा बच्चा भी नौकरी लगेगा, और ये बात आपको अंदर से सबको पता है। कितना डेस्परेटली वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सरकारी सेवा में जाए। और जब हम उन उम्मीदों को तोड़ते हैं, हम यहाँ आके मूर्खताएं करते हैं, हम यहाँ आके लापरवाहियां करते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी अंदर से फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में वो नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ दिल्ली पूछती थी कि मारे छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। इतनी उम्मीद है कि बस लग जाए, उनको जैसे लगा जैसे उनका जीवन धन्य हो गया। मुझे लगता है कि इससे बड़ी प्रेरणा आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। आपको जब आप गलत रास्ते पे जाओ, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो कम से कम एक बार अपने घर की तरफ देखना, आंखें बंद करके सोचना अपने उस परिवार की तरफ कि वो आपसे कितना कुछ चाहता है और आप कर क्या रहे हैं। अगर आप इतना डेडिकेशन दे देंगे घर के उम्मीदों के अनुरूप, तो निश्चित तौर पे आप एक शानदार परिणाम देंगे। अब आज की युवाओं को, आप इधर तो इतनी दिक्कत नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर में सर दिक्कत यह है कि लोग बच्चे तस्कर हो गए, ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का इतना गंदा फैला हो गया है कि पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो रही है हमारे उधर। हालांकि मुझे लगता है इस क्षेत्र में ये दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बेचारे माँ बाप घर पे काम धंधा कर रहे हैं और बेटे बेटियां शहर आके उनकी उम्मीदों को कुल्हाड़ी से हमेशा काटने का काम करती है। माँ बाप तो चले जाएंगे, उनको तो जाना ही है, 5-10 साल बाद चले जाएंगे, फिर ता उम्र आप जिंदगी भर फिर पछताओगे, रोते रहोगे कि मौका दिया था लेकिन हमने मूर्खताएं की। तो आपके पास अभी समय है, अवसर है, आप में क्षमताएं हैं, आपके पास में संसाधन है, और आपके पास में मोटिवेशन भी है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। आज इस सेमिनार में जाने के बाद आप अपना टारगेट सेट करिए और 2-3 साल बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ाई करिए। जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनसे दूर हो जाइए। आपका जीवन सिर्फ आपका है, बर्बाद हो जाओगे तो लोग मजे लेने वाले हैं, कोई भी आपको सांत्वना देने नहीं आएगा। देखो, व्यक्ति आपकी पद और स्थिति से प्रेम करता है, आपसे प्रेम करने वाले बहुत कम हैं। सही बता रहा हूं, आपसे प्रेम करने वालों की संख्या कुछ डिजिट्स में ही है। बाकी दुनिया आपके पद और प्रतिष्ठा से, स्थितियों से प्रेम करती है, आपके स्टेटस से प्रेम करती है। तो अपना स्टेटस बनाओगे तो लोग आपको खूब अच्छा सम्मान देंगे, बर्बाद हो गए तो लोग मजे लेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए आप अपने जीवन को बनाना, बिगाड़ना मत। ये दोनों आपके हाथ में है। बनाने, आपके जीवन को आपके अलावा कोई बर्बाद नहीं कर सकता, और आपके जीवन को आपके अलावा कोई बना नहीं सकता। क्योंकि आप कैसे ग्रुप में रहते हैं, बनना और बिगड़ना ग्रुप पे डिपेंड करता है, और ग्रुप कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चोर उच्चकों के साथ रहोगे तो चोरियां करोगे, भले घर में कितने अमीर हो।